हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं हूं आपका दोस्त सुशील अम्बेकर। आज इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं साइंस के ऑल चैप्टर। तो बच्चों, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ लिखना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं मेरे लिए, या फिर इस वीडियो को शेयर भी करें जिससे आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिलता रहे। और बच्चों, इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जिससे मेरे आने वाले सभी नए वीडियो आपको जल्दी से मिलते रहे, और पास वाली बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं बच्चों। ये है ये यूट्यूब चैनल, और आप इस सेक्शन में हम शुरू करने जा रहे हैं 10 साइंस पार्ट 1 के ऑल चैप्टर्स। ये यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो इस चैप्टर में हम ग्रेविटेशन, केप्लर्स लॉ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, फ्री फॉल, ये सर्कुलर मोशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ, एस्केप वेलोसिटी, ये सब देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा फोर्स जो लागू होता है, तो वो ग्रेविटेशन है। व्हाट टाइप ऑफ फोर्स आर यू फैमिलियर विद, तो सर्कुलर, बहुत सारे ऐसे फोर्स होते हैं, मैकेनिकल, ये सारे फोर्स उसमें आएंगे। तो व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटेशन फोर्स, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या लगता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ की तरफ किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करता है। वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, तो बच्चों इधर दिखाया गया है, वी हैव सीन इन प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज यूनिवर्सल फोर्स, के जो ग्रेविटेशनल फोर्स है यूनिवर्सल फोर्स है, वो यूनिवर्सल, एंड इट्स एक्ट्स नॉट ओनली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, ये किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में ही होता है, या फिर किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं होता है। द अर्थ बट ऑल्सो बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द अर्थ, टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स के किसी भी दो ऑब्जेक्ट में ये लागू पड़ता है। तो लेट इसको हम डिस्कवर किसने किया है वो भी देखेंगे। तो आप सबको मालूम है कि आइजैक न्यूटन सर, जो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके सर पे जो एप्पल गिरा, तो उन्होंने इसको ग्रेविटी का नाम दिया। तो एक फेनोमेनन है जो ग्रेविटेशनल, जो सर आइजैक न्यूटन ने रिसर्च किया है। उनकी जो स्टोरी थी वो एप्पल गिरने वाली इसमें। तो ये मैं इसमें सब शॉर्ट में बताने वाला हूँ कि ये जो है वो पृथ्वी के सेंटर की तरफ इसको खींचता है। जो मून है, सन है, जो और अपनी अर्थ है, तो इन तीनों के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो ग्रेविटेशनल की तरफ से होता है। तो इधर जो कंसेप्ट दी गई है ग्रेविटेशनल फोर्स की, ये IMP है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है मून का एग्जाम्पल्स। तो मून क्या करता है, मून की वजह से ही अपनी जो अर्थ पे है वो हाई टाइड और लो टाइड आती रहती है। तो ये IMP है बच्चों, तो ये देखिएगा। आगे दिया गया है फोर्स एंड मोशन। तो वी हैव सीन दैट फोर्स इज नेसेसरी ड्यू टू चेंज द स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जो स्पीड होती है किसकी, फोर्स एंड मोशन की, वो क्या करती है, डायरेक्शन को मोशन में लाती है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है साइंटिस्ट का, सर आइजैक न्यूटन। तो वो क्या थे, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे। रिसेंट टाइम ही वॉज इंग्लैंड में बोर्न भी हुए थे। लॉ ऑफ मोशन, इन्होंने मोशन के 3 लॉ भी जो है वो डिस्कवर किए हैं, और उसमें से जो केप्लर्स लॉ है वो केप्लर्स ने बनाए हैं। तो नीचे वाले हम देखेंगे सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपेटल फोर्स। ये ऊपर तो सारा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें पूरे में IMP बस एक ही है, सेंट्रीपेटल की डेफिनेशन। सॉरी, इधर जो सेंट्रीपेटल की डेफिनेशन दी गई है वो सबसे IMP है। अ फोर्स एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए सर्कल एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेंट्रीपेटल फोर्स। यहाँ पे जो ट्राई दिया गया है, ये इसका मतलब है कि आप बीच में खड़े रहे और एक डोरी से एक पत्थर को बांधे और इसको सर्कुलर मोशन में फिराए, तो ये पत्थर बजाय उधर जाने के इधर से फिर से सर्कुलर होगा। तो उसी फोर्स को क्या बोलेंगे हम, सर्कुलर फोर्स बोलेंगे बच्चों। तो ये क्या होता है, डिफाइनिट ऑर्बिट में घूमता है, जैसे कि मून पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमता है, अर्थ जो है वो सन के ऑर्बिट में घूमती है। तो वैसे ही तो यहाँ पर एक्टिविटी दी गई है, तो उस एक्टिविटी को आप ज़रूर पढ़िएगा। तो नीचे चलेंगे तो आएगा केप्लर्स लॉ। जो साइंटिस्ट थे केप्लर्स, इन्होंने केप्लर्स लॉ बनाया है। ये प्लानिटरी मोशन पे ऑब्जर्व करने के बाद एस्ट्रोनॉमर्स ने बनाया है। तो 16th सेंचुरी में लॉट ऑफ डाटा वेयर अवेलेबल अबाउट प्लानिटरी पोजिशन। जो जो प्लानिट है वो किधर के पोजीशन पे इस पर रिसर्च किया गया है, उनका नाम है जॉनिस केपलर। उन्होंने ये डाटा सर्च किया है। तो उन्होंने नोटिस भी किया था कि द मोशन ऑफ सर्टेन लॉ, ये क्या है, मोशन की तरह चलता है। तो उसमें से पहला लॉ है केपलर्स फर्स्ट लॉ, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। कि जो ये ऑर्बिट है, ये जो पूरा ऑर्बिट है, तो वो क्या है, इलिप्स है। वो ऐसा डायरेक्टली गोल नहीं है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। और इसमें जो सन है, ये सन, ये एक फोकाई पे, फोकाई मतलब क्या, जो इलिप्स है वो सेंटर, और इसके जो
इन दोनों के बीच में जो वो 1 पॉइंट आएगा उसको हम फोकाई बोलेंगे। तो वो फोकाई में है। तो डायग्राम में दिखाया गया है कि यस सन जो है वो यस से दिखाया गया है। तो सेकंड लॉ देखेंगे, द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये सन है और ये जो प्लैनेट है ए से बी तक जाने के लिए इतना सारा जो टाइम है रिवॉल्यूशन का वो लगेगा, और फिर से बी से सी तक जाने में और डी से ई तक, एफ से ए तक ये टाइम इक्वल होगा। यानी कि आप देखेंगे कि जो ए बी है, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ई एफ, ये क्या है, तीनों जो है वो इक्वल है। वैसे ही बच्चों जो बी सी है वो इज इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू एफ ए। तो ये सारे इक्वल में है। तो के प्लस का थर्ड लॉ देखेंगे हम। के प्लस का थर्ड लॉ क्या है, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जो अर्थ है वो सन के अराउंड में क्या करता है, रिवॉल्यूशन करता है, मतलब सन के अराउंड रिवॉल्व होते चलता है। तो उसका जो स्क्वायर है, यानी कि टाइम का स्क्वायर अपॉन आर का क्यूब, आर यानी कि रेडियस और जो टाइम टी मतलब टाइम, तो सन एंड टी इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, जो ये क्या होता है वो कांस्टेंट में भी रहता है। तो बच्चों इधर दिखाया गया है कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ किसको बोलेंगे। हमने पहले देखा कि के प्लस का थर्ड लॉ जो कांस्टेंट में होता है। तो या फिर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है वो पढ़ लीजिए। यहाँ पर ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए क्वेश्चन पूछा है, वो भी आप देख लीजिए, ऐसा लगता है। तो यहाँ पर है जो न्यूटन यूनिवर्सल लॉ। चलिए बच्चों इसको पढ़ते हैं। तो बच्चों इसमें दिखाया गया है कि हमारी जो पृथ्वी मतलब M1 मतलब हम पृथ्वी समझेंगे, और M2 मतलब जो चांद है, चंदा मामा, वो उसको समझेंगे। तो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में जो फोर्स रहेगा, वो जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है यूनिवर्सल लॉ, उस पर ये क्या होगा, लागू पड़ेगा। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो क्या रहेगा, डी रहेगा। तो ये क्या रहेगा, डी रहेगा। तो इसमें जो है वो पूरा समझाया गया है। ऑल द अबव कंसिडरेशन इंक्लूडिंग के प्लस लॉ के अनुसार न्यूटन टू फॉर्मुलेट द थ्योरी ऑफ यूनिवर्स ग्रेविटी, जो आइजैक न्यूटन है उन्होंने क्या किया है कि जो ये थ्योरी है यूनिवर्सल लॉ की, इसको इंस्पायर किया गया है। तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। जो इधर जो फार्मूला दिया गया है कि फोर्स जो है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 यानी मास 1, M2 मतलब मास 2 अपॉन डी स्क्वायर यानी क्या, जो डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में वो वाला। और हम नीचे जाएंगे तो वो नीचे वो जो फार्मूला दिया गया है उनके अंदर जो M1 M2 किसको बोला गया है, तो ये सब यहाँ पर दिया गया है। और इसमें एक और बात जो बताई गई है कि जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, जी है। जी क्या है, ये जी तो कांस्टेंट है किसका, प्रोपोर्शनलिटी में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन के कांस्टेंट में। तो नीचे दिया गया है फ्रॉम इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 हमने देखा, F इज इक्वल टू जी M1 M2 अपन डी स्क्वायर। तो इसमें जो है वो SI यूनिट किसका, जी का, तो वो क्या है 1 kg केप्ट 1 मीटर अपार्ट। तो ये भी IMP है। तो बच्चों ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यहाँ पर दिया गया है। तो इसको हम समझेंगे कि जो हमको कंसिडर करना है कि ये सर्कल है और इस सर्कल में एक जो पॉइंट है, इस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूम रहा हो, तो ये ऑब्जेक्ट इस सेंटर पर कुछ फोर्स अप्लाई करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और बच्चों यहाँ पर फोर्स का जो फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ये दिया गया है। m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी, r फॉर रेडियस बोलेंगे हम। और यहाँ पर स्पीड का भी फॉर्मूला दिया गया है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो जो प्लैनेट है वो रिवॉल्व करता है सन के अराउंड में, और जो ऑर्बिट है और जो क्या करता है, फोर्स करता है सन पर। दो सन वाला फोर्स है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर r। तो बच्चों v इज इट्स स्पीड एंड r इज इट्स डिस्टेंस। जो m बोला मैंने मास, तो वो सॉरी जो v बोला वो क्या है, स्पीड है, इनिशियल स्पीड, तो वो स्पीड होगी। यहाँ पर पूरा फॉर्मूला दिखाया गया है। डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्लैनेट इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू 2 पाई आर की जो ऑर्बिट रहती है, आपको मालूम ही होगा सर्कल का सरकमफरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है बच्चों। तो वो डिस्टेंस इज इक्वल टू जो डिस्टेंस है प्लैनेट फ्रॉम द सन का, वो इज इक्वल टाइम टेकन, मतलब जो टाइम लगता है उसको टी माना गया है। तो वी इज इक्वल टू, वी क्या बोला, स्पीड बोला, इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन, ये इधर का फॉर्मूला। तो इसका डिस्टेंस कितना है सर्कल का, 2 पाई आर, तो इधर 2 पाई आर लिया गया है। और इसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो टी,
और एफ इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर आर, जो मैंने आपको इधर बताया कि जो फोर्स का है वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एम वी की वैल्यू क्या है, इधर हमने देखी कि 2 पाई आर अपॉन टी, तो वो उसको इधर पुटअप कर दिया और जो आर आर ऊपर ले लिया और जो टी है उसको नीचे भेज दिया। तो अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो 2 पाई आर का क्या बनेगा, 2m पाई स्क्वायर आर। ये मल्टीप्लाई कर रहा है आर स्क्वायर को, तो हमें आर स्क्वायर मिलेगा। तो एफ इज़ इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई करना है किससे, इससे। तो के प्लस लॉ से हमने क्या किया, इसको अकॉर्ड किया है। तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको कॉन्स्टेंट दिखाया गया है। बट ये क्या है, कॉन्स्टेंट है, देयर फोर एफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो एफ का जो हमको फार्मूला मिलेगा, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ 1/r स्क्वायर। तो ये बच्चों इधर से फार्मूला मिला है। तो बच्चों आगे आपके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया गया है यहाँ पर। जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो कैसे एक्टिंग करता है प्लैनेट पे, जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो सर्कुलर मोशन के लिए जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन। और जो न्यूटन ने वो आइडेंटिफाई किया था जो फोर्स को विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी फोर्स की वजह से न्यूटन ने उसको क्या डिस्क्राइब किया है। द कंट्रोल ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स में जो कंट्रोल है वो किसकी वजह से है, जो प्लैनेट, स्टार्स और जो अदर यूनिवर्सल जो ऑब्जेक्ट है वो किसकी वजह से जो है वो आसमान में रहते, तो वो ग्रेविटेशन है बच्चों आसपास में। तो यहाँ पर सॉल्व एग्जांपल दिए गए हैं, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। इसमें बेसिकली क्या है कि जो महिंद्रा एंड विराट है वो दोनों आसपास में बैठे हुए हैं। उन दोनों इसका जो वेट है वो 75 kg और इसका 80 kg। तो इन दोनों के बीच में जो जगह है, इन दोनों के मासेस दिए गए हैं और उन पे जो फोर्स जो पलटा है वो न्यूटन में दिया गया है। तो उसका जो सारा गिवन और उसको किस तरह से वो फोर्स वाला फार्मूला लेके इसको छुड़ाना है, सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पर जो एक एग्जांपल सेकंड है उसमें उसमें भी जो महिंद्रा का फोर्स और विराट का फोर्स निकाला गया है, मास भी निकाला गया है। और इसमें न्यूटन्स का फर्स्ट इक्वेशन जो लागू करने के बाद इसका ऑल जो सॉल्यूशन है वो निकल आएगा बच्चों। यहाँ पर दिस इज़ एक्सट्रीमली स्मॉल वेलोसिटी, इनके बीच में क्या है, बहुत ही जो स्मॉल वेलोसिटी दिखाई गई है महिंद्रा एंड विराट के बीच में। तो यहाँ पे डू यू नो दिया गया है जिसमें जो अर्थ पे जो हाई टाइड लो टाइड किसकी वजह से आती है। यहाँ पर सब इन्फॉर्मेशन है, जीके के लिए बहुत ही आईएमपी है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो नीचे चलते हैं बच्चों अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ। जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, तो वो इधर पूरी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसमें कि जो अर्थ की जो वेलोसिटी वो कैसे चेंज होती है। द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट नियर, जो अर्थ होती है, समझिए ये एक अर्थ है, तो इस पर जो भी जो चीज़ें हैं वो अर्थ की तरफ क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी। तो उसी को ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। ये क्या होता है, डायरेक्टेड टूवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, ये सेंटर में क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, तो इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। ये किसके सिमिलर है, तो वर्टिकल अपवर्ड द फोर्स ट्राइज टू पुल इट डाउन एंड रिड्यूस इट्स वेलोसिटी। तो ये क्या करता है, वेलोसिटी को रिड्यूस करता है बच्चों, ये वेलोसिटी को रिड्यूस कर देता है। तो इसको क्या करता है, वो पुल करते रहता है हमेशा, यानी ये सेंटर है अर्थ का, तो इसकी तरफ ये पुल करते रहता है। दिस इज़ इन्फ्लुएंस। यहाँ पर फिर से सॉल्व एग्जांपल दिए गए हैं जिसमें जो महिंद्रा का पिछले वाला देखा था उसका फोर्स निकालना है न्यूटन में, तो वो 733 आएगा। यहाँ पर सेकंड एग्जांपल है जो रेस में बैठा है, महिंद्रा की वेलोसिटी रेस में है, तो यहाँ पर उसका न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन वापर के इसको छुड़ाना है। तो यहाँ पे अपनी ब्रेन पावर को यूज़ करना है, उसके हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। जिनके पास ब्रेन है वो उसको छोड़ भी सकते हैं, वैसे भी मैं बताने वाला हूँ। तो जो अर्थ है वो अट्रैक्ट कर, मतलब जो जब आइजैक न्यूटन जब वहाँ पर बैठे थे तो उनके सर पे एप्पल गिरा। ये एक ट्री था, उसमें से जो एप्पल था एक, तो वो एप्पल किधर गिरा, पृथ्वी के, ये पृथ्वी का जो सरफेस है वो है। तो न्यूटन बाबा इधर बैठे थे, तो उनके ऊपर जो है वो एक एप्पल गिरा। तो उन्होंने इसके बारे में सोचा कि ये फोर्स कौन सा है जो एप्पल को अपने पृथ्वी की तरफ खींच रहा है। तो वो जो फोर्स इसके जो सेंटर में था, तो उसको क्या नाम दिया गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है, सभी चीज़ों को अपने पास खींच लेता है। तो यही जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो नीचे चलेंगे, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, द अर्थ एग्जर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट नियर इट। जो अर्थ क्या करती है, हर चीज़ को अपनी सेंटर की तरफ खींचती है। तो ये किसके अकॉर्ड है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ, जो सेकंड लॉ है उसके अकॉर्ड ये लिखा गया है। तो वो मोशन का जो सेकंड लॉ है उसके जो उसका जो रिजल्ट है कि जो कोई भी फोर्स
वो अपनी बॉडी की तरफ एक्ट करता है तो वो क्या होता है, एक्सेलरेशन में होता है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ ऑन अ बॉडी रिजल्ट इन एक्सेलरेशन। तो उसी एक्सेलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से बनता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो जी से डिनोट होता है। तो वो क्या होता है, एक वेक्टर एक क्वांटिटी वाला है, आपको मालूम ही होगा स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो वो वेक्टर क्वांटिटी में है। एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑब्जेक्ट ड्यू टू अर्थ डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। जो अर्थ होती है उसके सेंटर में ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो इसको बच्चों अट्रैक्ट करता है। तो नीचे दिया गया है वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, कि जो अर्थ है उस पर जो, अब ये देखिए ये अर्थ है, इसका जो ये सरफेस है उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो इसके लिए फार्मूला निकाला गया है। सबसे पहले यफ जो फोर्स है उसके दिया गया है, इधर फार्मूला दिया गया है। तो यम इज़ मास ऑफ अर्थ, ये बड़ा यम है वो किसके लिए है, मास ऑफ अर्थ के लिए। यहाँ पर एम जी का दिया गया है, बाद में जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर। इधर बच्चों किया क्या गया है कि जो जी एम है, तो एम जी का फार्मूला जो है वो इधर पुट करके जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर किया गया है। तो आर इज इक्वल टू बड़ा आर इज इक्वल टू रेडियस। तो जो छोटा आर है उसको बड़ा आर में कन्वर्ट किया गया है, और जो इनकी जो सारी वैल्यू निकाल के जो जी उड़ता है वो पृथ्वी पे वो है इज इक्वल टू 9.77 मीटर पर स्क्वायर। अब यहाँ पर वेरिएशन दिखाया गया है किस पर, तो जी से। तो चेंज अलोंग सरफेस ऑफ अर्थ, जो सरफेस का अर्थ है उस पर अगर कैसे ग्रेविटी चेंज होती है वो इधर दिखाया गया है। तो बच्चों यहाँ पर ये सब दिखाया गया है कि जो सरफेस का अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर आपको मालूम ही होगा कि जो अर्थ है वो एकदम ऐसे सर्कुलर नहीं है, वो कहीं पर ऐसे वो कम या फिर किधर ज़्यादा, मतलब वो अंडे की शेप की है, जो एक शेप होता है उसकी तरह है। तो आप देख सकते हैं अर्थ अगर ऐसी होगी थोड़ा सा, तो इधर जो फोर्स है वो कम लगेगा, लेकिन इधर जो है वो ज़्यादा लगेगा। तो वो क्या होता है, चेंज होता है, सरफेस के अंदर जो फोर्स लगेगा वो कम ज़्यादा होगा। तो ड्यू टू रोटेशन, जो अर्थ का जो रोटेशन होता है उसकी वजह से ये फोर्स लागू होता है। जो सेकंड है चेंज विद हाइट। अगर आप देखा जाए तो पृथ्वी का जो सरफेस वो डायरेक्टली ऐसा गोल नहीं, वो ऐसा जो कभी ऐसा क्या होता है डोंगर आता है, कभी ऐसा नीचे भी जाता है समुद्र तट पर। तो वो आप देख सकते हैं कभी वो हाइट पे चला जाता है, कभी वो नीचे चला जाता है। तो वो समझो इधर रिवर है तो रिवर के बीच में इतनी साइड जो है वो कम हो जाएगी, और जो हिल है यहाँ पर तो इतनी साइड बढ़ जाएगी। मतलब जो सरफेस है वो डायरेक्टली ऐसा कांस्टेंट नहीं है, एक तो ज़्यादा है या फिर कम है। तो नीचे दिखाया गया है कि जो हाइट की वजह से वो कैसे चेंज होता है। और यहाँ पर प्लेस दिया गया है सरफेस ऑफ अर्थ का, तो उसमें दिखाया गया है कि यहाँ पर प्लेस, हाइट और जो कितना डिस्टेंस, कितना फोर्स उस पर एक्ट होगा। तो पहला फोर्स है सरफेस ऑफ अर्थ, जो एवरेज में दिया गया है कि जो हाइट अगर जीरो, अगर आप जो समुद्र तट पर उसकी रेखा में अगर आप जीरो पर रहेंगे तो उसका जो फोर्स होगा 9.8। अगर आप माउंट एवरेस्ट पर जाएंगे तो भी उसका 9.8, जो कि हाइट में 8.8 केजी है, किलोमीटर है। तो मैक्सिमम हाइट रिस्ट ऑफ मैन मेड बलून, जो इंसान ने बना हुआ जो आम बलून होता है, तो वो 36.6 किलोमीटर तक जा सकता है, जिधर ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो 9.77 जो एक्ट करेगा उस पर। और नीचे वाला है हाइट ऑफ टाइपिकल वेदर सैटेलाइट और हाइट ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। जो टाइपिकल वेदर सैटेलाइट है वो 400 किलोमीटर तक दूर जा सकती है पृथ्वी से, सेंटर से। और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो 35,700 दूर जा सकती है, जिसमें कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है टाइपिकल वेदर पे वो 8.7 होता है, और जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उस पर सिर्फ 0.225 ही रहता है। तो बच्चों यहाँ पर सी दिखाया गया है चेंज विद डेप्थ। सॉरी, ये हाइट वाला अलग है और डेप्थ वाला अलग है। तो हाइट में क्या होता है कि जो सरफेस है, आप ध्यान से देखेंगे, ये पृथ्वी की सरफेस है वो डायरेक्टली ऐसी प्लेन नहीं, उस पर अगर कहीं पे हिल है यानी इसको क्या मिलती है, हाइट मिलती है। तो अगर इधर कोई पेड़ हो, अगर इस पर जो एप्पल नीचे गिरेगा तो गिरेगा, हमको इतना मतलब जो सब पता नहीं चलेगा, लेकिन जो फोर्स है वो इधर से खींचने में कम लगेगा और इधर से खींचने में ज़्यादा लगेगा। तो वो क्या है, चेंज विथ हाइट की तरफ से। और यहाँ पर दिया गया है चेंज विथ डेप्थ, यानी कि अगर कोई सरफेस हो तो उसमें अगर रिवर बहती हो तो रिवर यहाँ से जाएगी, तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या होगा, कम लगाई, मतलब सेंटर की तरफ कम लगाई देगा। तो इसको क्या बोलेंगे, चेंज विथ डेप्थ, जो डेप्थ की वजह से होता है। इट्स अबाउट थिंक्स अबाउट इट, यहाँ पर विचार करना है, जिसके बाद बेजाओ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है मास एंड वेट। मास एंड वेट ये बहुत ही मतलब आईएमपी क्वेश्चन है, जो हर बार के जो पेपर है वो लास्ट एग्जाम वाला और 10th के बोर्ड वाला, तो उसमें ये आता ही है मास एंड वेट। तो इसमें दिया गया है मास क्या है और वेट क्या है।
तो सबसे पहले मास पढ़ेंगे। तो मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इट इन द ऑब्जेक्ट। समझो एक ऑब्जेक्ट है स्क्वायर शेप का, तो इसको कुछ मास है, यानी कि अगर आपको इसको मतलब इसका केजी में नहीं, इसको अगर आपको रखना है किधर, तो मतलब इसको आपको किधर रखना हो तो उसके लिए इतनी जगह चाहिए, तो उसी जगह को क्या बोलेंगे, हम मास बोलेंगे, जो कि स्केलर क्वांटिटी में है, स्केलर क्वांटिटी में। और ये इसकी जो वैल्यू होती है वो सभी जगह पर एक जैसी ही होती है, जो वो कभी चेंज नहीं होती। अगर हम एक प्लानट से दूसरे planet में जाएंगे तो ये किसके वजह से, तो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ की वजह से, और वो क्या है, इनर्शिया का लॉ है, उसकी वजह से। और जो वेट है, तो वेट क्या है, वो डिफाइन इट एज फोर्स, यानी कि वेट जो मतलब किस जगह पर कितना फोर्स पड़ रहा है। अगर आप इधर देखेंगे तो सरफेस ऑफ अर्थ पर 9.8 है, लेकिन जो मैक्सिमम मैनेज बलून है उधर 9.77 है। वैसे ही अगर टाइपिकल वेदर सैटेलाइट का देखें तो वो 400 किलोमीटर ऊपर जाए तो वो 8.7 होती। तो 9.8 और 8.7 में दोनों में कुछ तो फ़र्क है। तो अगर आप 400 किलोमीटर में अगर दूर जाके अगर इसका जो वेट करेंगे तो वो कुछ परसेंट जो है वो कम आएगा, और वैसे ही वो 9.8 यानी सरफेस पे रहेगा तो वो कुछ तो ज़्यादा आएगा।